Hello everyone, welcome to Study Simplified. Today we are going to do part 4 of Indian Constitution जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यहाँ से कई बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एग्जाम्स में. तो देखिएगा, पार्ट 3 तक तो हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया था. अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊँ तो पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी था, पार्ट 2 में सिटीजनशिप, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, जो हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं. तो देखिएगा, फंडामेंटल राइट्स के बाद एक छोटा सा टॉपिक है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में दे रखा है आपके बुक में और ये सफिशिएंट नहीं है. तो इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगी ताकि आपको बेटर समझ में आए. ठीक है, ये सबको जानना चाहिए. राइट टू इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट तो नहीं है, बट एक हर सिटीजन को जानना चाहिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आखिर है क्या. तो इसके लिए एक डिटेल वीडियो आएगा अलग से. चलिए, आज हम लोग देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जो कि पार्ट 4 में है. अच्छा, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल्स थे, आप लोग बताइएगा ज़रा. 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स था एंड 8 शेड्यूल्स थे. राइट. आज की डेट में बात करें तो दे आर मोर देन 465 आर्टिकल्स एंड 25 पार्ट्स है एंड 12 शेड्यूल्स है. तो ये बेसिक चीज़ आप लोग याद रखिएगा. देखिएगा, पहले एक बार मैं आपको मीनिंग बता दूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता क्या है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जो कि स्टेट को हेल्प करते हैं पॉलिसी मेकिंग में. देखो, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज. हर स्टेट का कुछ डिफरेंट लॉज होता है, ठीक है, जो वो लोग लेके आते हैं. तो उनको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको रेफ़र करके वो लॉज बनाएं. बट अगर सेंटर या स्टेट इम्प्लीमेंट नहीं करती है इन लॉज को, डीपीएसपी में जो डीपीएसपी अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं, बिकॉज डीपीएसपी इज़ नॉन जस्टिसेबल. ठीक है, डीपीएसपी इज़ नॉन जस्टिसेबल. अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो डैट वाज जस्टिसेबल. अगर फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है कि वो कोई सॉल्यूशन ला के दे. बट इफ़ सेंटर और स्टेट डज नॉट इम्प्लीमेंट डीपीएसपी इन देयर पॉलिसीज़ तो हम लोग नहीं जा सकते हैं कोर्ट में. बेसिक डिफरेंस यही है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. वन मोर क्वेश्चन. चलो, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं एग्जाम में, जो मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो पार्ट 4 में गिवन है. कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं मैच द कॉलम करके, एक साइड पार्ट्स रहते हैं एंड एक साइड सब्जेक्ट्स रहता है, आपको मैच करना होता है. तो सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज हो गया, पार्ट 4 याद रखिएगा. दूसरा चीज़, इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक दे रखा है, तो ये चीज़ याद रखिएगा. ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियसली. कंफ्यूज करने के लिए 37 टू 48 डाल दिया जाता है, या तो कई बार 36 टू 52 डाल दिया जाता है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. आर्टिकल 36 से 51 दे रखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में. तो ये 2 क्वेश्चन हो गया. थर्ड क्वेश्चन एक और इम्पॉर्टेंट अराइज होता है कि डीपीएसपी का जो आइडिया है, मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ उसको, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को शॉर्ट में डीपीएसपी बोल रही हूँ. तो इसका जो आइडिया है कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो यहाँ पे आयरिश होगा. आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिकली ये आइडिया लिया गया है. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. फिर चलिए आगे मैं आपको बताते जाऊँगी जो भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है. तो आप समझ गए होंगे कि डीपीएसपी का जो मेन एम क्या है. दे सीक टू स्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री. देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है. Broadly speaking, there are 3 types of directive principle aimed at providing social and economic justice. यहाँ पे तो देखो क्या बोल रहे हैं ये लोग कि 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है. बट टू बी ऑनेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. वहाँ पे कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, बट ऑन बेसिस ऑफ देयर कंटेंट दे कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज. और वो क्यों है, तो वो हमारे समझने के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं तो उनको 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है अपने समझने के लिए. बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है. वहाँ पे डायरेक्ट आर्टिकल्स गिवन है 36 टू 51 विदाउट कैटेगराइजेशन. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है.
तो देखिए जैसा कि मैंने बोला 3 पार्ट्स में यहाँ पे गिवन है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्ट वन इज सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल, सेकंड वन इज गांधीयन प्रिंसिपल एंड थर्ड वन इज लिबरल प्रिंसिपल। तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। अब इसका मतलब क्या होता है एंड इसके अंडर क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल में आप क्या समझ रहे हैं, इट रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, राइट। मतलब इसका एम क्या है, इट एम एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सिंपल है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि देखिए टू प्रोवाइड एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू ऑल सिटीजन। उसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको बताऊँ ये जो पॉइंट्स हैं ना ये आर्टिकल्स हैं एक्चुअली। ये जो आप पॉइंट ए देख पा रहे हैं ये आर्टिकल 39 के अंडर गिवन है। इस तरीके से यहाँ पे जो भी चीज़ देख पा रहे हैं जैसे पॉइंट एफ है ये आर्टिकल 41 के अंडर गिवन है। अगर ये पॉइंट्स आप पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल्स याद नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने क्या किया है कि मैं एक लिस्ट बनाई हूँ जिसमें आर्टिकल और साइड बाय साइड ये पॉइंट्स है। तो वैसे क्या होगा कि हम लोग मेमोराइज कर पाएंगे ईजिली, तो मैं आपको वैसे पढ़ाऊँगी, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल में देखो, गांधीयन प्रिंसिपल में क्या होगा, गांधी जी की फिलॉसफी उनका आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होगा, राइट। जैसे कि पॉइंट ए में देखिए द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये जो है ये भी इनका आर्टिकल 40 में गिवन है। बट यहाँ पे तो बस पॉइंट्स है, तो आर्टिकल लर्न करने के लिए आपको थोड़ा अलग वे में पढ़ना होगा। लिबरल प्रिंसिपल में देखिए जैसे एक पॉइंट बोलूँ, पहला ही वाला देख लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात हो रहा है, तो ये आर्टिकल 44 है। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में गिवन है, वहाँ पे रहेगा 36, 44, 40, 50, तो आपको मार्क करना होगा। तो ये तभी आप कर सकते हैं जब आप आर्टिकल लर्न करेंगे, है ना। और मैं आपको बता दूं अगर आप आर्टिकल 51 तक लर्न कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। डीपीएसपी तक के आर्टिकल्स को लर्न कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद के तो ऐसे भी हम लोग को सिलेक्टिव स्टडी ही करना है, क्योंकि सारा कुछ लर्न करना पॉसिबल नहीं है किसी भी इंसान के लिए। तो यहाँ तक तो लर्न कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सिलेक्टिव स्टडी करेंगे जैसे एग्जाम्स में जो पूछा जाता है उस हिसाब से। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये जो लिस्ट है, देखिएगा ये आर्टिकल 36 से 51 तक हम करने वाले हैं, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं, सिंपल ही है। पहला वाला देखिए आर्टिकल 36 जो कि बोलता है डिफाइन स्टेट एज सेम एज आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 में हम लोग डेफिनेशन ऑफ स्टेट देखे थे, याद है आप लोग को, रिकॉल कीजिए। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे भी वैसा है आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट देखिएगा आर्टिकल 37 जो कि बोलता है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं उसके एप्लीकेशंस की बात हो रही है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 38 देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, चालू हो गया। इट ऑथराइजेज द स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। यहाँ पे वेलफेयर ऑफ पीपल की बात हो रही है, और ये जो आर्टिकल 38 है ये किस में गिवन है, ये सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल में गिवन है। मैं आपको बताते चलूँगी कौन किस में गांधीयन में आ रहा है, लिबरल में आ रहा है, कैसे कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वेलफेयर ऑफ पीपल की बात की जा रही है, एक वेलफेयर स्टेट बनाने की बात की जा रही है। तो एक वेलफेयर सोसाइटी या स्टेट कब बन सकता है, जब जो इनइक्वालिटीज़ है सोसाइटी में उसको मिनिमाइज कर पाएँ। अब ये इनइक्वालिटीज़ कैसे कैसे है, तो जैसे मैं आपको बताऊँ, इनकम देखो, ठीक है, इनकम हो गया, स्टेटस हो गया, फैसिलिटीज़ हो गई, अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, तो ये सबके लिए बराबर नहीं है। तो अगर इस इनइक्वालिटी को हम मिनिमाइज़ करते हैं तो एक वेलफेयर स्टेट निकल के आता है। तो आर्टिकल 38 में यही बोला जा रहा है, ठीक है। आर्टिकल 39 क्या बोलता है, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय स्टेट। अब ये जो सर्टेन प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं यही चीज़ आपका वो पैराग्राफ में गिवन था। ये जो पॉइंट्स हम लोग देखे थे ना सोशो इकोनॉमिक में, ये देखिएगा, ये जो आर्टिकल 39 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के अंडर का पार्ट है। टोटल 5 पॉइंट्स है ए से लेके ई तक, ठीक है। ये सारे आर्टिकल 39 में आते हैं ये सारे पॉइंट्स, और जो लास्ट वाला है एफ वो आर्टिकल 41 में आता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखते हैं 39 में क्या क्या है। टू प्रोवाइड एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू ऑल सिटीजन। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड होना चाहिए, जो गरीब है उसको भी 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, और जो जिनके पास बहुत पैसे हैं उनको ऐसा खाना भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। उनको मतलब टेक केयर करना चाहिए कि सोसाइटी में मतलब सबके पास खाना पहुँच रहा हो, इतना तो सबका कर्तव्य बनता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। पॉइंट बी में देखिए क्या है, टू प्रिवेंट concentration of wealth and means of production and to ensure
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हम लोग को फैसिलिटीज़ मिलती है, रिसोर्सेज मिलती है, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। राशन आ रहा है या जो भी पानी है या कोई फैसिलिटी है, वो हर सेक्शन में इक्वली मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी सेक्शन के पास वो चीज़ फैसिलिटी पहुंच गई, दूसरों के पास नहीं पहुंच रही है। ठीक है, पॉइंट सी देखिएगा, टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब इक्वल पेमेंट होना चाहिए मैन एंड वीमेन के लिए, बट आज भी हमारे सोसाइटी में कई जगह ऐसा नहीं है। मैन आर पेड मोर एज कम्पेयर टू वीमेन, राइट, कहीं कहीं हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, टू इंश्योर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लेजर फॉर ऑल वर्कर्स। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात बोली जा रही है, मतलब खाना कपड़ा मकान जो है वो हर वर्कर को मिलना चाहिए, एंड जो उनका लेजर पीरियड है वो भी अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट ई में, टू प्रोवाइड नेसेसरी अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटी टू चिल्ड्रन एंड यूथ टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे वही बात है कि उनकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड लेबर जैसी जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। जो एक चिल्ड्रन को मिलना चाहिए राइट टू एजुकेशन, प्रॉपर केयर एंड जो चाइल्डहुड केयर है वो उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात हो रहा है। तो ये जो पॉइंट ई तक देखें आप लोग, ये आर्टिकल 39 के अंडर गिवन है, जो कि सर्टेन प्रिंसिपल्स आ रहा था ना, यही सारे प्रिंसिपल्स है। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 40 के तरफ। चलो यहाँ पे 39A भी है, तो ए मतलब क्या हुआ कि ये अमेंडमेंट के थ्रू आया। 39 था, देन 39A आ रहा है, मीन्स ये अमेंडमेंट के थ्रू बाद में ऐड हुआ है। तो इसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की जा रही है। इक्वल जस्टिस मतलब यही हो गया ना कि कोई रिच है या पुअर है, कोई भी कास्ट का है, कोई भी रिलीजन का है, उनके लिए इक्वल जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, एंड फ्री लीगल एड होना चाहिए। तो ये तो सिंपल है। फिर देखिए आर्टिकल 40 आ रहा है मेरा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अब देखो ये जो 40 है ना, ये गांधीयन प्रिंसिपल है। ठीक है, गांधी जी के फिलॉसफी पे बेस्ड है। यहाँ पे विलेज पंचायत की बात हो रही है। यहाँ पे सिंपली यही बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड गिव देम नेसेसरी पावर, डिसेंट्रलाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 40 है। देन आर्टिकल 41 आता है, जो कि है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। राइट टू वर्क एंड एजुकेशन की बात हो रही है, एंड पब्लिक असिस्टेंस, ये किस में बिलोंग करेगा, तो ये जो आपका सोशो इकोनॉमिक है उस प्रिंसिपल में बिलोंग कर रहा है। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 जो है ये भी सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल के अंडर कैटेगराइज किया गया है, एंड इसमें है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव्स। तो देखो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि सिंपली जब एक वर्कर वर्क करता है फैक्ट्री में, तो उसको एक प्रॉपर फैसिलिटी मिलना चाहिए, जो एक बेसिक प्रोविज़न है वर्क करने के लिए, कि कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए, कितना वर्कलोड होना चाहिए, कितना पे मिलना चाहिए, टाइम पे मिलना चाहिए, किस मोड से मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें की बात की गई है। ह्यूमन कंडीशन एंड मैटरनिटी लीव, यही बोला जा रहा है कि अगर वीमेन वर्क कर रही है तो उनके लिए भी प्रॉपर जो मैटरनिटी लीव्स होता है वो मिलना चाहिए, ना कि उनको जॉब से निकाल देना चाहिए। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि अगर विमेन प्रेग्नेंट है तो उनको जॉब से निकाल दिया जाता था, बट अब काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, बट फुल्ली चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 42 में ऐसा बताया जा रहा है। आर्टिकल 43 में क्या गिवन है, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। आर्टिकल 43 किसके अंडर आता है, तो आपका ये सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में आता है। इसमें यही बोला जा रहा है कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, इसके लिए लिविंग वेज वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, अब बहुत टाइप के वेजेस होते हैं, चलो मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ। बहुत टाइप के वेजेस होते हैं जिसमें से एक लिविंग वेज भी होता है, तो जो वर्कर्स हैं उनको लिविंग वेज प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो आप ये इसको चेकआउट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 43A। 43A में क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे देखो कोई भी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिलेशन तभी अच्छा हो सकता है जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को भी डिसीजन मेकिंग में शामिल करे। तो यहाँ पर सिंपली पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स की बात की जा रही है इन डिसीजन मेकिंग, तो ये आर्टिकल 43A में बोला गया है। तो देखो ये कितने अच्छे अच्छे प्रोविजंस हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, बट यही बात है ना कि ये नॉन जस्टिसेबल है। इसके लिए हम लोग अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता तो इसके लिए हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं, बस यही डिफरेंस है। नहीं तो देखो कितने अच्छे अच्छे प्रोविजंस हैं।
चलो नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 43B। 43B में क्या है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करी है जो कि गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, सेटअप हुआ था, वो किसके अंडर हुआ था, वो अमेंडमेंट जो हुआ था, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने लास्ट क्लास में इसको बता रखा है। तो यहाँ पे बस वही बात हो रहा है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बननी है उसका डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए एंड वो ऑटोनॉमस फंक्शनिंग होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 43 में बात की गई थी। चलिए आर्टिकल 44 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहले तो मैं ये आपको बता दूं, ये लिबरल प्रिंसिपल के अंदर कैटेगराइज किया गया है। और ये जो कैटेगराइज किया हुआ मैं बार बार बोल रही हूँ ना, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ऑन बेसिस ऑफ देयर कंटेंट दे हैव बीन क्लासिफाइड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे हम लोग, तो इसमें यही है कि इंडिया के जो सिटीज़न हैं थ्रू आउट द कंट्री, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी सेक्शन का हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए। लाइक मैं अगर बात करूं, अगर हिंदू विमेन है, ठीक है, उनको अगर डाइवोर्स चाहिए, या तो मुस्लिम विमेन है तो उनको डाइवोर्स चाहिए, तो दोनों के लिए लगभग सेम प्रोविज़न होना चाहिए। ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू विमेन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, उनको ईजिली तलाक मिल जा रहा है, एंड मुस्लिम के लिए बहुत मशक्क़त करना पड़ रहा है क्योंकि मुस्लिम विमेन को। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इर्रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड होना चाहिए पूरे सिटीजन को। फिर आ जाता हमारा आर्टिकल 45, जो कि आ जाएगा आपका अगेन लिबरल प्रिंसिपल में। इसमें क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो बिलो 6 ईयर्स है उनके लिए प्रॉपर चाइल्डहुड केयर होना चाहिए एंड एजुकेशन फैसिलिटी होना चाहिए। ये हम लोग को डीपीएसपी में बोला जा रहा है। आपको याद होगा तो फंडामेंटल राइट्स में भी हम लोगों ने किया है कि 6 to 14 ईयर्स के जो चाइल्ड होते हैं उनको राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, और वो 86th अमेंडमेंट से आया था। आपको याद होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, रिकॉल कीजिए उसको, ठीक है। 86th अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन वाली जो बात आई थी 6 to 14 ईयर्स। आप ये बताइएगा वो कौन से आर्टिकल में मैंने आपको पढ़ाया था। इससे क्या होगा ना कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा, इसलिए मैं बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ रही हूँ आप लोग से। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में क्या है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ST/SC एंड वीकर सेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गांधीयन प्रिंसिपल में कैटेगराइज किया गया है, एंड यहाँ पे एजुकेशन की बात की गई है एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन या तो फिर ST/SC। तो ये सिंपल है, ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं इसमें। आर्टिकल 47 में देखिएगा क्या बताया जा रहा है, ड्यूटी ऑफ अ स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये एक स्टेट का ड्यूटी होता है कि वो प्रॉपर हेल्थ मेंटेन करे अपने सिटीजन का, एक अच्छा सैनिटाइजेशन, एक अच्छा पब्लिक हेल्थ, जो हॉस्पिटल, जो फैसिलिटीज़ होती है वो सब प्रोवाइड किया जाए। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हो रही है यहाँ पे, एंड टू राइज न्यूट्रिशन लेवल। तो ये आर्टिकल 47 में है। नेक्स्ट आपका आ जाता है आर्टिकल 48। इसमें है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो कि लिबरल प्रिंसिपल में कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के इंपॉर्टेंस की बात की गई है। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 48A, जो कि अगेन अमेंडमेंट के थ्रू आया है। यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात की गई है। तो देखो यहाँ पे कितना सिंपल है, मतलब कितने अच्छे अच्छे प्रोविजंस आए हैं अपने इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बस यही है कि ये लोग DPSP के अंडर कैटेगराइज किए गए हैं, तो इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 49, जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन अलग तरीके से भी आते हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, और ये पूछा जाता है कि ये किसके अंडर है, लाइक फंडामेंटल राइट्स में है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इसको टिक करके आ जाता है। उनको ऐसा लगता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो वो हमारा
मूल्य कर्तव्य हम लोग को ये करना चाहिए, बट ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं आता है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये एग्जाम में प्रीवियसली पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अगेन ये लिबरल प्रिंसिपल के अंडर कैटेगराइज्ड है। अब इसमें क्या है, यही बोला जा रहा है कि जो जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है, दोनों का एरिया अलग अलग है, दोनों का ड्यूटीज़ अलग अलग है, इनको एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करना है। सेपरेशन यहाँ पे बताया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। जुडिशरी क्या करते हैं, उनका काम होता है कि वो देखते हैं कि जो लॉज है वो कंसिस्टेंट तो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अगर वो इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो उसको नल एंड वॉइड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारा आर्टिकल 51 जो कि लास्ट है डीपीएसपी का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे इंटरनेशनल पीस की बात की गई है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 51 आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो देखिएगा इस तरीके से हम लोगों ने 36 to 51 तक आर्टिकल कंप्लीट कर लिया, और मैं आपको साइड बाय साइड बताते गई। तो आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। वही चीज़ अगर आप यहाँ से पढ़ते, ये जो आपके बुक में दे रखा है, अगर इस हिसाब से पढ़ते तो आप लोग इतना तो समझ में आता कि हाँ गांधीयन प्रिंसिपल में क्या है, लिबरल प्रिंसिपल में क्या है, बट आर्टिकल्स आप लोग कभी लर्न नहीं कर पाते, कभी मेमोराइज नहीं कर पाते। तो थोड़ा अलग तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि लर्न करना इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी के बहुत सारे आर्टिकल्स डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो उसको थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है सिंपल है, जो मैंने आपको बता दिया है। Directive principles are not enforceable in courts and do not create any justiciable right in favor of individual, जबकि जो फंडामेंटल राइट है दे आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। तो चलिएगा, आज हम लोगों ने डीपीएसपी भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।